मॉक्सोकोलॉजी के गोल्डन पीस और रूल में अब हम देख रहे हैं ये एक फोटो नंबर 1। इस फोटो नंबर 1 में आप देखिए एक रोगी बैठा हुआ है जिसकी चिकित्सा दी जा रही है। वुड एक बॉक्स बॉक्सीवेशन है, ड्यू 20 पे ये लगाया गया है। और दूसरे फोटो में हमने इसमें कुछ बदलाव किए हैं और इसी दोनों फोटो के मार्फत हमें समझना है कि क्या हमारे पास चिकित्सा वाली दृष्टि है क्या। क्लिनिक में काम करने के लिए हमें छोटी छोटी गलतियों से बड़ी बड़ी बातें सीखनी होती है। गलतियां छोटी है पर गलतियां सीखने की नहीं होती बल्कि गलतियों से सीखना होता है। इसमें 10 एंगल पर हम चर्चा करेंगे। ये 10 एंगल क्या है, इसमें खास बात है और खास बात क्या है उसको हमें देखना है। पहली बात, खास बात यह है कि हमें वो दृष्टि विकसित करनी है कि रोगी को बैठने का पोजीशन क्या है। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि रोगी का बैठने का पोजीशन और चिकित्सक का चिकित्सा देने का तरीका, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो आपको वो बातें तो समझ में आ गई कि बेल्ट पीछे से लगाना है, मोक्सा का स्टिक लगाकर फिर सर पे रखना है, रोगी को तकिया देना है, उसको कंफर्टेबल बैठाना है। तो ये सारी बातें इसमें दिख रही है, लेकिन यह एक साधारण बात है जिसमें आपको लग रहा है कि आप सही है, लेकिन क्लिनिकल तरीके में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसको बहुत सारे अच्छे ढंग से देखने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग वो उन चीजों पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या हमारे पास वैसी दृष्टि है क्या। हमने क्या किया, इसके बैठने के दो चीजों को हमने परिवर्तन किया। इसको सीधा बैठाने के लिए इनके हाथों में तकिया देने की बात हुई तो हमने तकिया दे दिया। और दूसरा क्या किया कि दोनों पैर इनके नीचे हैं और इन नीचे वाले पैरों में हमने थोड़े से परिवर्तन ये कर दिया कि हाथों के नीचे हमने तकिया दे दिया। यहाँ पर देखिए एक तकिया है और यहाँ पर ये दो तकिया है, दो पिल्लो है। दो पिल्लो देने से जैसे ही आपका हाथ ऊंचा होगा आपका शरीर अपने आप सीधा हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कर्व है, यहाँ पर ये कर्व नहीं है और पेशेंट रिलैक्स पोजीशन में बैठा हुआ है। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि हमने पीठ के पीछे भी तकिया देने के लिए कहा तो यहाँ भी तकिया दिया गया है। तो ये दोनों तकिए वाली बात हुई प्रथम बात। और दूसरी बात तो जो है, जो आपने अभी तक नहीं देखी और हम चाहते हैं कि वो चीजें आपकी नजर में आनी चाहिए, और वो बात यह है कि पैरों को हमने पास कर दिया। अगर आप पहले वाली दृष्टि में देखेंगे तो इनके पैर जो है वो दूर की तरफ है। जैसे ही हम पैर पास करते हैं तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि पैर पास करने से इसका सीधा बैठने का क्या रहस्य है, क्या दोनों के बीच में लिंक है। क्योंकि ये तकिया देते ही ये सीधा हो गया तो पैर को पास करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब ये सवाल का भी आंसर मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। इस फोटो को अब आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप अब देखिए तकिया कहाँ है, ये तकिया नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये तकिया इस व्यक्ति को सीधा करने में मदद नहीं कर रहा है। यहाँ पर पिल्लो का क्या है, ये एकदम बिल्कुल समानांतर है। जब आप इस तकिए को समानांतर करेंगे तो आप कैसे करेंगे इसको, इस जो गैप है इसको कैसे मिटाएंगे। इस गैप को मिटाने के लिए हमने क्या किया, एक साधारण सा नुस्खा कर लिया। इसके पैर को जैसे ही हमने पास किया, इसका जो नी है ये ऊपर की तरफ उठ गया। जब नी ऊपर की तरफ उठा तो ये जो डिफरेंस है, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो यहां पर मेकअप हो गया और तकिया सीधा हो गया। और तकिया सीधा होने के साथ साथ इसका कोहनी देखिए, इसको जोर डालकर बैठना पड़ रहा था, इसी कारण से ये झुकी हुई थी। ये जोर खत्म हो गया, अब ये कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गया, जिसके कारण ये अपने आप सीधी हो गई, इसको सीधा करने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक बात समझ में आई, रोगी को कभी नहीं कहना है कि आप सीधा होकर तन कर बैठिए, क्योंकि तन कर बैठने से भी कमर दर्द होता है। हर आदमी की बैठने की एक पोजीशन है, कुछ लोग टेढ़ा बैठते हैं, कुछ लोग सीधा बैठते हैं। स्पाइन को सीधा रखना एक रूल है, लेकिन आप रूल एक सेकंड में किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का नहीं बदल सकते हैं। जिस आदमी की जितनी उम्र है वो उतनी उम्र तक जो मिस्टेक्स किया है उसको आप 5 मिनट में और 20 मिनट में कैसे बदल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल हमें पेशेंट को अपने क्लिनिक में उसके कंफर्ट जोन में बैठाना है। क्यों? इस वक्त उसके स्पाइन को कैसे रखेगा ये रोगी पे छोड़ दीजिए। आपका मकसद है कि वो कंफर्टेबली ढंग से आपके 20 मिनट का ट्रीटमेंट आराम से रिलैक्स होकर ले और आपको कहे वाह मजा आ गया। तो ये दो चीजों को ध्यान से देख लीजिए कि तकिया कैसे लगाना है और आपको नी ऊपर करते समय क्या ध्यान रखना है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप ये चेयर ही लगाएंगे और नी ऊंचा करेंगे, क्योंकि आप नीचे भी करेंगे, बहुत बार लेटा के भी देंगे। तो हर स्थिति में आपको क्या करना है, दृष्टि विकसित करना है, क्योंकि वहां पर मनोज खंडेलवाल आपको बताने के लिए नहीं होगा, वहां पर रोगी होगा और आप होंगे। हर क्लिनिक का बेड का साइज अलग होगा, रोगी की साइज अलग होगी, आपकी हाइट अलग होगी, परिस्थितियां अलग होगी। मैं तो सिर्फ आपको सोचने की दृष्टि दे रहा हूँ।
उसके बाद चाहे 100 समस्या आएगी, आप तुरंत हल खुद ही ढूंढ लेंगे, वहां पर आपको मनोज खंडेलवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस आगे बढ़कर एक चीज को और जानते हैं कि यहां पर भी एक मिस्टेक हुआ। तकिया तो आपने दो यहां सीधा लगा दिया, लेकिन यहां पर आपने गलती कर दी। गलती इसलिए कर दी कि इस रोगी को इस तकिए से कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपके नॉलेज में आपने तो यहाँ तकिया दे दिया, यहाँ पे पिल्लो दे दिया, लेकिन रोगी को जो सहारा चाहिए, वो सहारा का जोन होता है ये और ये। जब सोता है तो उसको इस जोन में तकिया चाहिए, और जब वो बैठता है तो उसको इस जोन में तकिया चाहिए। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक मिस्टेक वापस कर दिया सुनने के बाद भी। तो बुद्धिमानी के द्वारा किया गया कार्य भी रोगी के हित में नहीं हुआ। तो ये तकिया को क्या करना है, आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल पोजीशन में खड़ा कर कर रखना है, और पेशेंट को थोड़ा पीछे जाने के लिए बोल देना है, क्योंकि अभी भी आपके पास यहाँ स्पेस है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, रोगी को पीछे जैसे घसकाएंगे, खड़ा तकिया रहेगा, रोगी को बहुत आराम आएगा और बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में वो दाएं बाएं होकर एकदम आराम से बैठ जाएगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, गर्दन पे लगा हुआ तौलिया डबल लॉक ही होगा। यहां पर एक मिस्टेक हो गया, तौलिया तो आपने दे दिया लेकिन यहाँ डबल लॉक नहीं किया। ये जो खुला हुआ हिस्सा है, यही तो गड़बड़ है और यही तो चीज हमें देखनी है। तो आपको क्या करना है, क्या मोदी जी आवाज नहीं आ रही है, हाथ ऊंचा आपका। ठीक। रेज हैंड को गिरा लीजिए, अगर मुख्य बात हो तो हैंड रेज कीजिए, तो हम चैट बॉक्स में आप बात लिख के भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। या हाथ नीचा कर लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, इस तकिए को खड़ा करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको खाली देखना है दृष्टि। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण बात हो, अगर रोगी थोड़ा झुककर बैठा है तो उसे सीधा करने के लिए सिर्फ उसके हाथों में तकिया बढ़ा दीजिए, वह सीधा हो जाएगा। यही है प्रैक्टिकल अनुभव। अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनका पैर तो दिख ही गया हमें। अब ये पैर जो दिख गया तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है कि मॉक्सिवेशन करते समय रोगी का पैर जमीन पर नहीं रहेगा, या तो उसमें मोजा होगा या उसमें क्लिनिक के अंदर रखा हुआ चप्पल होगा। इसलिए मैंने जो आपको हमारे वीडियो दिए हैं उसमें आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो हर बेड के नीचे आपको एक पेयर नया सैंडल नजर आता है, जो रोगी क्लिनिक में प्रवेश करने पर हमारा ही चप्पल पहनता है और बाहर जाकर उसको क्लिनिक के अंदर छोड़ता है, और फिर ठीक बाहर उसका चप्पल होता है जिसको पहनकर वह जाता है। आपको ध्यान रखना है एक्यूपंक्चर में भी और मॉक्सिवेशन में। याद रखिएगा, जो संगमरमर के और टाइल्स के फर्श हैं और आप एक्यूपंक्चर सेंटर चला रहे हैं, तो आपने जितना ट्रीटमेंट दिया है वह सारा का सारा आपके क्लिनिक में ही पेशेंट का जीरो हो जाएगा, जैसे ही वो अपने पैर को ठंडे फर्श पर रख देगा। तो आपको उसका रिजल्ट बरकरार रखना है, ना कि खराब करना है। अपनी मेहनत को खराब मत होने दीजिए। एकदम छोटी सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात हो गई कि दो बातों को देखते देखते आपको तीसरी बात भी नजर आनी चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इफ योर पेशेंट इज सिटिंग इन लिटिल टिल्ट, just increase the pillow in their hands overlaps, it will make them to sit straight. This is called practical experience. कभी सीधा बैठने पर ध्यान रखने वाली अब जो 5 मुख्य बात है वो मैं आपको रिपीट करता हूं। कभी कभी सीधा बैठने पर रोगी कमर दर्द होने की शिकायत करते हैं, इसलिए आपको रोगी को क्या शब्द का इस्तेमाल करना है, आप अपने कंफर्टेबल स्टाइल में बैठ जाइए, सीधा बैठिए शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। दूसरा बात है, यही कारण है तकिए के अलावा अगर पीठ को सहारा देना उचित रहता है। अगर आपके पास पिलो कम है तो उस व्यक्ति को दीवार पर लग कर बैठने के लिए कह दीजिए। अगर रोगी सीधा बैठने में दिक्कत महसूस करे या कमर दर्द की बात बोले तो उसकी बात सुननी है, नजरअंदाज नहीं करना है। क्यों? कंफर्टेबल जोन सबसे पहले देना है, उसके बाद चिकित्सा होगी। ऐसे में उनको बिस्तर पर मौका न देकर कुर्सी में दे, कुर्सी में पीठ आराम से पीछे लग जाएगा। अगर किसी रोगी को बिस्तर पर यूं ही बैठकर दिक्कत आती है तो आपको ड्यू 14 पर हमने चेयर के ऊपर बैठने का तरीका सिखाया है।
किसमें? टाइगर वार्म ऑक्सीडेशन में। तो अब आपको क्या है, आपने टाइगर वार्म ऑक्सीडेशन तो देख लिया, लेकिन वहां पर जो सीक्रेट था, वो सीक्रेट ये था कि कुर्सी पर रोगी को कैसे बना बैठाना है। तो अब वो वीडियो आप दोबारा देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कुर्सी पर व्यक्ति को उल्टा बैठाना है। कुर्सी को उल्टी दिशा में रोगी बैठेगा। ये उल्टी दिशा कैसे होता है? तो DU14 के टाइगर वार्म जो मॉक्सिवेशन है उसके वीडियो को आप दोबारा देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि टाइगर वार्म मॉक्सिवेशन देखते देखते आपने दो महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज कर दिया। उस चीजों को आपको ज्यादा देखने की जरूरत है। कुर्सी और पीठ के बीच में तकिया देना या ना देना रोगी और कुर्सी की बनावट पर निर्भर करेगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर कुर्सी पे तकिया दे कि नहीं दे। कुर्सियां एक जैसी नहीं होती, अलग अलग प्रकार की होती है। पेशेंट को तय करने दीजिए कि वह किस पोजीशन में कंफर्ट महसूस करता है। इसलिए यह चिंता की बात नहीं है। हमें चिंता की बात यह है कि रोगी पूरे आधे घंटा तक वहां पर आराम से बैठे और किसी भी प्रकार की तकलीफ वाली बात नहीं करे। तो इसमें बातें आपको लगे सिर्फ 5 है, नहीं, यहाँ 5 नहीं, यहाँ तो और भी बहुत सारी बातें। हमने इंडिकेटर दिया हुआ है। इंडिकेटर देने के बाद भी क्या आपके पास वो दृष्टि है? मैंने सारे भी देखिए मार्किंग कर दिया है कि कहाँ कहाँ मुझे दृष्टि चाहिए। तो आप लोग अब उन सारी चीजों को मैं क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया आपके सामने। ये क्वेश्चन पेपर आउट है। इस क्वेश्चन पेपर आउट में आपको अब पकड़ना है कि क्या ये सारी बातों पे आपने दृष्टि डाली, क्या ये सारी बातें आपको दिमाग में आई थी कि रोगी के पैरों को बेड के पास रखा गया है ताकि ऊंचे पैर होने से तकिया ऊपर हो जाएगा और रोगी को सीधा बैठने में मदद करेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि रोगी का पैर पास करना है। तो कल से आप ये काम में मत लग जाइए कि जो भी रोगी आया उसका पैर पास करना शुरू कर दिया। आपको सिद्धांत मालूम होना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया। ये रोगी अगर ऐसे पैर कर बैठे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते अगर रोगी नाटा होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगर नाटा होता तो क्या होता, ये पैर छोटा होता, पैर छोटा होता तो ये बराबर में आता, तो मुझे इस रोगी का पैर पास में करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए हर रोगी अलग है। रोगी का पैर पास में क्यों किया गया है यह कारण आपको समझना है, न कि रोगी का पैर पास में करना है इसको समझना है। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए अगर रोगी यहाँ पर भी अगर पैर खोल के बैठा है, लटका के बैठा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि पेशेंट लंबा है इसलिए मुझे ये ऊंचा करना पड़ा है, क्योंकि तकिया नीचे की तरफ जा रहा था जिसके कारण इसको झुकना पड़ रहा था। इस वक्त हमने क्या परिवर्तन किया, हमने इस तकिए को पैरेलल करने के लिए घुटना को ऊंचा किया है, जबकि घुटना को ऊंचा करना सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत इस व्यक्ति के अनुसार बनाया गया है। यह बात महत्वपूर्ण है जो आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद पैरों के नीचे कोई स्टूल या कुर्सी देना सही रहता है। अगर सुविधा न हो तो रोगी को कह सकते हैं कि पैर लटका के आराम से वो बैठ सकते हैं। पैरों को कब नहीं लटकाना है, अब आपका दृष्टि यहां जाना चाहिए। क्या मैंने तो बोल दिया पैर लटकाना है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में पैर नहीं भी लटकाना है। अगर पेशेंट वेरिकोज वेंस वाला है तो हमको पैर नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि उससे उसका दर्द बढ़ जाता है, सूजन आ जाता है। जिन लोगों को एडिमा एसाइटिस है उनको पैर नहीं लटकाना है। जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी है उनको पैर नहीं लटकाना है। जिनके पैर बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उनको नहीं लटकाना है। जो लोग स्वेलिंग में आए हैं, उनके लोअर लिम्ब में स्वेलिंग है, उनको पैर नहीं लटकाना है। हमारे आर्थराइटिक और रिमेटोलॉजी और ऑर्थोपेडिक के सारे लोगों को हम ये ट्रेनिंग बिल्कुल दे चुके हैं कि पैर को कैसे देखेंगे और उनके स्वेलिंग को पहले ही नाइट कैसे दूर करेंगे। तो वो सारी चीजें जो आपको सिखाई गई है वो सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा। इसलिए क्लिनिक में और उसको रोगी को कहना है, उसको खड़े होकर काम नहीं करना है, किचन में पैर लटका के काम नहीं करना है, घर में पैर लटका के काम नहीं करना है। उसको अपने पैर की हिफाजत अपने चेहरे से ज्यादा करनी होगी। इसलिए क्लिनिक में भी आपको रोगी को, वैसे रोगी को जो एडिमा एसाइटिस हो, स्वेलिंग वाले हो, वेरिकोज वेंस वाले हो, उनको पैर लटका के नहीं बैठाएंगे। डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले को नहीं बैठाएंगे, उनको लेटा के जो ट्रीटमेंट होता है वो देंगे, या फिर कंफर्टेबल जोन में ऐसा कोई चेयर देके उसके पैर को रिलैक्सेशन पोजीशन में रखकर फिर आपको चिकित्सा देना है। तो ये दृष्टि के अंदर देखने वाली दृष्टि हुई। अब जो मुख्य सिद्धांत है वो दिमाग में रखना है। तो अब सवाल उठता है कि तकिया आपने कह दिया देंगे, लेकिन आपके क्लिनिक में 2 बेड है, तो मैंने देखा है लोग 2 का 2 ही तकिया रखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गई कि आपके पास बहुत सारे पिल्लो होने चाहिए।
बहुत सारे पिल्लो जो हों वो अच्छे पिल्लो होने चाहिए, और हाथ के नीचे और पैर के नीचे प्राय ये गलतियां चिकित्सक को हमने करते देखा है कि वो क्या करते हैं, एक रोगी के नीचे का तकिया निकाल के दूसरे रोगों को दे देते हैं। नहीं, आपके हर बेड पे समुचित संख्या में तकिया होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया कि जो मैंने अपने क्लिनिक का आपको फोटो दिया था उसमें देखिएगा हर बेड के ऊपर मैंने 3-3 पिल्लो रखे हुए हैं। अब आपको बातें समझ में आ रही है, कड़ियां जुड़ रही है। उस समय आपने देखा एक बेड अच्छा सा है, सुंदर सा है, एक गोल तकिया, एक चिपकिया, लेकिन आपने वो दृष्टि क्यों नहीं विकसित की, क्यों नहीं सब खुद से सवाल पूछा, या क्यों नहीं मुझसे सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब आपके क्लिनिकल बेड में हमने 3 तकिए देखे हैं, 3 तकिए क्यों, रोगी तो एक आएगा, 3 तकिए क्यों रखे। अगर सवाल उस दिन हो जाता, दृष्टि उस दिन खुल जाती, तो आज आपको उत्तर मिल चुका होता। इसलिए मैं कहता हूं दृष्टि होनी चाहिए। पॉइंट के चक्कर में असली पॉइंट हम भूल जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि अब आप बोलेंगे कि मेरे पास तो 5 बेड है, तो क्या मैं 15 तकिया रखूं? जी नहीं, हर बेड पे आपको 3 तकिए की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन आपको खुद अपना फ्लो देखना है कि पेशेंट क्या एक साथ आता है, क्या पांचों बेड भरे रहते हैं, क्या बेड 2 ही है, क्या आपके पास रखने की जगह नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने बेड के नीचे बहुत सुंदर सा बॉक्स बना के सारे आइटम रखने की जगह भी आराम से बना सकते हैं, तो बहानेबाजी नहीं चलेगी। और तकिए रिलायंस के या अच्छे कंपनी के लाइए जो फूले हुए हों। प्राय मैंने देखे हैं चिपके चिपके इस टाइप के हैं, जैसे कि ट्रेनों में तकिए दिए जाते हैं उस टाइप के हैं। पेशेंट कभी तकिए को गर्दन के लिए एक बार ऐसे टेढ़ा करता है, ऐसे टेढ़ा करता है, कभी इधर करता है, कभी मोड़ता है, इसका मतलब है आपका तकिया सही ढंग का नहीं है। सहज स्थिति लाने के लिए कॉस्टली लीजिए, एक ही बार इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन पेशेंट जब भी सोएगा वो नींद में चला जाएगा। अच्छी नींद के लिए अच्छा तकिया का होना जरूरी है, और यही कारण है कि 5 मिनट के अंदर मेरे क्लिनिक में पेशेंट को नींद आ जाता है, और आपके क्लिनिक में भी पेशेंट को नींद आना चाहिए। अगर पेशेंट को नींद नहीं आता है तो पेशेंट सोच रहा है कि यार फटाफट ये कब निडल हटाए, कब पैडिंग हटाए, कब मैं अपने घर जाऊं, वो पेशेंट कैसे ठीक होगा? वो घड़ी देख के आ रहा है, घड़ी देख कर जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छी चीजों से भी ये सुविधा नहीं है, ये मूलभूत चीजें हैं। तो आप कहेंगे कि ये मूलभूत चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका पिलो बहुत अच्छा होना चाहिए, और पिलो इस प्रकार का होना चाहिए, नी के नीचे भी ले सके, सर के नीचे भी ले सके, और उल्टा लेटेंगे तो हमें एंकल के नीचे चाहिए। तो पिलो तो आपको लगेगा, तो हर बेड पे 2 पिलो मिनिमम है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उल्टे नहीं लेट पाते, जिसको हम मोधा लेटना कहता है, यानी जिसको हम पेट के बल लेटना कहते हैं। कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे करके टेढ़ा होकर लेटते हैं। तो उनको 2 तकिया चाहिए होता है, तो एक गर्दन के नीचे रखते हैं और एक पास में पकड़ने के लिए रखते हैं। तो पकड़ने के लिए भी आप एक तकिया दे दीजिए। कोई पेशेंट अगर टेढ़ा होकर दाएं बाएं करे तो उससे तुरंत पूछ लीजिए कि मुझे लगता है कि आपके हाथों के नीचे भी एक तकिए की जरूरत है, तो कहेगा हाँ बहन जी अगर है तो दे दीजिए, तो आप दे दीजिए उनको एक। ठीक है। रोल मोक्सा को सीधा रखना है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस मोक्सा को इसके अंदर डाल तो दिया, लेकिन डालने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये ड्यू 20 पे इसका असर आना चाहिए। अगर मोक्सा आपने ये बॉक्स के अंदर डाला और टेढ़ा हो गया, तो उसकी हीटिंग कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, तो यहाँ तो कोई ड्यू 20 नहीं है। और ये गलतियां प्राय हमने करते देखी, उन्होंने खाली ध्यान जो रखा इस बॉक्स पे रखा, जबकि हमारा ध्यान बॉक्स पे नहीं होना चाहिए, जिस पॉइंट पे रखा होना चाहिए। तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। तो मॉक्सा का हिट जो पड़ रहा है वो कहाँ पड़ रहा है, इस दायरे में पड़ रहा है। इसका मतलब इन्होंने मॉक्सा सही रखा है। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, बॉक्स लगाने के बाद आप एक मॉक्सा को जरूर चेक कीजिएगा कि मॉक्सा बिल्कुल उस पॉइंट के सीध में है या नहीं है। प्राय ये गलतियां मैंने बहुत सारे जो हमें वीडियो बना के भेजते हैं, तो उसमें ये गलतियां हमने बहुत कॉमन पकड़ी है। 50% से ज्यादा लोग ये मिस्टेक करते हैं कि ये कैंडल तो डाल देते हैं, ये ढक्कन थोड़ा सा ऊंचा रह जाता है, तो ऊंचा रहते ही ये इसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो यह बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आप पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो लोगों ने सारा ध्यान बॉक्स के ऊपर लगा दिया और सारा ध्यान पेशेंट पे लगा दिया, असली बात छोड़ दिया। तो आपको असली बात पे ध्यान रखना है, क्योंकि सारा रिजल्ट तो यहीं से मिलना है। बात छोटी सी है लेकिन महत्वपूर्ण है। वुडन बॉक्स का छेद खुला होना चाहिए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग लाते हैं तो ध्यान नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे जगह लॉक लगा हुआ रहता है। ये तो मेरा खुला हुआ है, यहाँ पर जो छेद है दोनों छेद खुले हैं, बहुत सारे के ऊपर ढक्कन होते हैं और थोड़े से सरके हुए होते हैं, तो उससे आपका मॉक्सा क्या होगा, ठीक ढंग से बर्न नहीं करेगा और बीच बीच में बुझ जाएगा या हल्का पड़ जाएगा। तो दोनों तरफ की ये ढक्कन है बिल्कुल खुले होने चाहिए। अगर बाई चांस किसी के ऊपर में अगर वो ढक्कन लगा हुआ है तो उसको हटा दीजिए। बहुत बार क्या होता है कि कील ऊपर होता है और ये ढक्कन पे लग जाता है, तो वैसा का कील खोल के उसका पूरा ढक्कन हटा ही दीजिए आप। कोई टेंशन की बात नहीं है, क्यों, यहाँ पर एयर पैसेज बहुत अच्छा चाहिए, नहीं तो आपका मॉक्सा
का हिट जो है वो लगातार कांस्टेंट नहीं होगा। ज्यादा करके ढक्कन क्यों होते हैं मैं रीजन बता देता हूँ। बहुत लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हिट को, तो हम लोग क्या करते हैं आधा ढक्कन लगा देते हैं। इस पे आधा ढक्कन लगा देने से मोक्सा धीरे धीरे जलता है। जब मोक्सा को धीरे करना हो, इसकी बर्निंग हिट को कम करनी हो, तो क्या करेंगे, इस ढक्कन को, इस छेद को आधा ढक देंगे। आधा ढकने से इसकी हीटिंग जो है वो कम हो जाएगी। समझ लीजिए आप 4-5 पेशेंट पे कर रहे हैं और कोई बच्चे पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आप आधा करके छोड़ दीजिए, तो आपको क्या होगा, उसकी सेफ्टी बढ़ जाएगी आपकी। आपके पास अगर स्टाफ कम हो, आप अकेले क्लिनिकल हैंडल करते हो, तो क्या करना है, पूरे छेद की बजाय अगर वो बच्चा है फर्स्ट टाइमर है, तो आधा ढक्कन लगा के भी कर सकते हैं। और जिसके पास ढक्कन नहीं है उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर क्लिनिक में टेप तो होते ही कागज वाले, वो आधे के ऊपर एक टेप लगा दीजिए। टेप लगाने के साथ साथ इसका एयर फ्लो कम हो जाएगा, तो इसको ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ये धीरे धीरे सुलगेगा। जितना ज्यादा इसको ऑक्सीजन मिलेगा उतना तेजी से सुलगेगा। बहुत अब सवाल उठता है इसमें, मैं एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, हो सकता है आगे है या नहीं है। वो ये है कि बहुत बार आप सवाल करते हैं कि सर इसका राख को कैसे झाड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हटाना है। राख को झाड़ने का एक आसान सा उपाय है, इसी को पकड़ के इस पर 2 बार टक टक कीजिए और यहाँ से हल्का सा फूंक मार दीजिए, हल्का सा। लेकिन ये शुरुआती दौर में आप नहीं करेंगे, जब तक आपका 6 महीने का प्रैक्टिस नहीं हो जाए तब तक ये काम नहीं करेंगे। बहुत लोग यहाँ फूंक मारते हैं, 6 महीने प्रैक्टिस के बाद ही फूंक मारने की कला विकसित होगी। उसके पहले आपका कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाएगा, वरना आप फूंक मारेंगे और यहाँ पर कुछ न कुछ चिंगारी डाल देंगे। तो यहाँ फूंक नहीं मारना है, इस मोक्सा पे हल्का टक टक पकड़ कर करना है। और वो कैसे करना है ये देख लीजिए, समझ लीजिए, ये मोक्सा है, इसको हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ से मारना है, या एक हाथ से पकड़ना है ऊपर नीचे और ऐसे करके मारना है। ऐसे करके मारेंगे और राख गिर जाएगा। इसको बिना पकड़े टक टक नहीं करेंगे, नहीं तो नीचे का गिरने का डर रहता है। वैसे यहाँ सेफ्टी लॉक रहता है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन गलतियां करनी नहीं है। गलतियां नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है। तो वुडन बॉक्स खुला, मोक्सा एक्यू पॉइंट पर ही होना चाहिए, ये दिमाग में रखिएगा। जहां पर भी लगाएंगे तो आप एक बार वापस टेली करेंगे कि जिस पॉइंट पे और लोकेशन पे लगाया, क्या बर्निंग मोक्सा, यानी ये मोक्सा आप देख रहे हैं, तो आपको कल्पना करना होगा कि ये मोक्सा कहां तक गया, कहीं टेढ़ा तो नहीं गया। और जिस पॉइंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ऊपर ये बराबर हिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यह एक इसके सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। रोगी का हाथ तकिए के ऊपर होना चाहिए, तो आपने तकिया रख दिया। बहुत बार रोगी क्या करता है, अपना हाथ में मोबाइल वगैरह लेकर कुछ देखना चालू कर देता है, तब क्या होता है, उसका सर झुक जाता है। इसलिए हम मोबाइल तो अलाउ ही नहीं करते क्लिनिक में। हम मोबाइल सिर्फ एक ही कंडीशन में करते हैं, माइंड म्यूजिक सुनाते हैं उसको। तो माइंड म्यूजिक लगा के उसको हेडफोन लगा देते हैं और उसको सुला देते हैं कि आप म्यूजिक सुनते रहे। उसको 8D म्यूजिक कहते हैं, जो हम कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी जो पेड वाले हैं उनको वैसे ऑडियो देंगे, जो अपने पेशेंट को आपको सुनाना है, ट्रीटमेंट देना है, वो रिलैक्स होकर सो जाएगा उसमें। और आपको मोबाइल के साथ पेशेंट का इलाज नहीं करना है। उनको कहिए कि आपके पास पहले भी वक्त था, बाद में भी वक्त होगा, मोबाइल को छोड़ दीजिए। उसको हम बैग में लगा देते हैं साइलेंट कराकर। अगर मोबाइल बच जाता है तो हम पेशेंट का ट्रीटमेंट ही बंद कर देते हैं। उनको ये खतरा रहता है कि मेरा मोबाइल बच गया। हम बोला कि आपका फ्लाइट में क्यों नहीं बचता है फिर। तो इसलिए हम उसको साइलेंट मोड पे करने के बाद ही ट्रीटमेंट देते हैं, नहीं तो उसका प्राय ध्यान जाएगा। किसका घंटी बजा, वाइब्रेशन पे भी डालती, लाइट जलती, उनका ध्यान चला जाता है। तो बहुत लोग क्या करेंगे, वाइब्रेटर पे डाल देते हैं। जी नहीं, हमको एरोप्लेन मोड में चाहिए। एरोप्लेन मोड पे डालिए और मोबाइल को पैक करके रख दीजिए, जाते समय ले जाइएगा। अर्जेंट फोन है तो पहले बाहर जाइए, बात करके आ जाइए। बहुत लोग बोलेंगे जी मेरा अर्जेंट कॉल आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर बैठ जाइए, अर्जेंट कॉल जितना है कर लीजिए। या जो लोग आपको अर्जेंट कॉल करते हैं उनको एक बार बोल दीजिए कि अर्जेंट कॉल ना करें, वो पहले ही आपको कॉल कर दे। तो आपको ध्यान रखना है, यंगस्टर जो है वो मोबाइल पे बड़े चिपके रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने देना है। एक बार बुरा लगता है रोगी को बोला हुआ, दूसरी बार रोगी समझ जाता है कि ये आदमी हंसमुख जरूर है लेकिन सिद्धांत का पक्का है, नहीं मानेगा। दूसरा बात है, ये हाथ को यहां नहीं रखना है, इसको ऊपर वाले तकिए पे कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। जब ऐसा रखेगा तो वो क्या करेगा, उसका पीठ पर जो तकिया रहेगा उस पर जोर रहेगा और वो आराम से बैठा रहेगा, उसको टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर रोगी एक सवाल आपसे करेगा, वो सवाल करेगा कि सर क्या मैं गर्दन को दाएं बाएं घुमा सकती हूँ। हमने कहा बिल्कुल, कोई हैंडसम लड़का नजर आए तो गर्दन घुमा लीजिएगा। ठीक है, गर्दन घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, आप अगर ये गर्दन दाएं बाएं घुमा देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये भी तो साथ में ही घूमेगा। ये कहाँ जाएगा, ये तो इसी के साथ है। इधर घूमेंगे तो भी ये इसके साथ है, यहाँ घूमेंगे तो भी इसके साथ है। इसके पेशेंट को ये महसूस कराइए, ये तो बहुत साधारण सी चीज है, डरने की चीज ही नहीं है। आप बस आराम से बिंदास होकर बैठिए और आराम से लीजिए, तो आपको 1% टेंशन नहीं, रोगी का दिमाग का कोई डर नहीं, अनकॉन्शियस माइंड में उसको कोई डर नहीं, एकदम आराम से बैठा दीजिए। ठीक है।
ये हाथ ऊपर वाला सिद्धांत दिमाग में रखिएगा। रोगी के कपड़े बदलना ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। हम अपने क्लिनिक में चाहे एक्यूपंक्चर हो चाहे एक्यूप्रेशर हो, उसको प्लाजो पहनाते हैं यहाँ पर, और या उनको बोलते हैं प्लाजो पहन कर आए। हमारे 1 घंटे की वीडियो में हमने डिटेल से बताया हुआ, वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको चीजें मिल जाएगी। हम एक हर पेशेंट को एक बैग देते हैं, उसमें कपड़ा रखवा देते हैं, उनका नाम लगा देते हैं। 90% जो पेशेंट होते हैं वो हमारे यहाँ कपड़े छोड़ के चले जाते हैं, आते हैं बदल लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बाजार में निकले हुए होते हैं और क्लिनिक में आ जाते हैं, घर जाकर कपड़ा लाना नहीं होता है। और 10% ऐसे होते हैं जो वहमी किस्म के होते हैं, कपड़े साथ लाते हैं और साथ ले जाते हैं। लेकिन कुछ रोगी को हमें बताना होता है, कुछ रोगी तो प्लाजो पहन के आ जाते हैं, हाफ पैंट पहन के आ जाते हैं, लेकिन कंफर्टेबल ड्रेस पे होना जरूरी है। किसी भी कपड़े में हम ट्रीटमेंट ना तो एक्यूपंक्चर देते हैं ना एक्यूप्रेशर देते हैं, हमारे पास कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। हम एकदम नए नए कपड़े बढ़िया रखते हैं, जो चाहे पहनिए, और हमेशा धुले कपड़े देते हैं उसको, एक बार पहना हुआ का फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। उसी रोगी का पैकेट बना के अगर देते हैं, ये लीजिए आप ही इस्तेमाल कीजिएगा, तो उसको वहम नहीं आता है मुझे दूसरे के पहनने। 90% लोग अपना खुद का लेके आ जाते हैं। हम पहले ही कहते हैं कि अपना खुद का लाइए, नहीं तो हमारे पहनने पड़ेंगे, वो किसी के पहने हुए लेकिन धुले हुए देंगे। तो ज्यादा करके लोग अवॉइड कर देते हैं, और अब तो कोविड के बाद तो लोग अपने ही लाते हैं। तो आपको क्या करना है, उनका एक प्लाजो, एक टी शर्ट, एक तौलिया और एक बेडशीट, उनको कहिए साथ लेकर आए। पेशेंट डबल सिक्योरिटी में कोविड के टाइम में ट्रीटमेंट लेगा, और पेशेंट के सामने ही आप उसका बेडशीट बदलेंगे। उससे आपके क्लिनिक का, कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी क्लिनिक का वैल्यू है, एक इज्जत है। तो वो इज्जत आपको मिलेगा, उसको लगेगा कि हाँ ये पैसे ले रहा है लेकिन सुविधा दे रहा है। और आपका कितना खर्चा आया, 20 रुपए के तो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। एक पिल्लो कवर और एक बेडशीट धोने के खर्चे कितने हैं, या तो वॉशिंग मशीन पास में रखिए, या धोबी से कांटेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी में दीजिए। मेरे यहाँ 10 रुपए, तो आपके यहाँ 20 रुपए हो जाएंगे, 30 रुपए हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। प्रेस मत करवाइए, खाली धुलवाइए। और प्रेस के लिए आपको हम टेक्निक सिखा दिया, भाप वाला प्रेस आता है, ऑनलाइन मंगा लीजिए, और आराम से बिछाकर फिर उसके ऊपर भाप वाला प्रेस कर दीजिए, टन टना टन आपका बेडशीट तैयार है। रोगी भी खुश, आप भी खुश। ठीक है। रोगी के कपड़े बदलना जरूरी है। लोग प्राय मैंने देखा है जिस कपड़े में आते हैं रोगी का ट्रीटमेंट लोग शुरू कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। चिकित्सक है, चिकित्सालय है, तो रोगी का व्यवहार भी रोगी की तरह होना चाहिए। वीआईपी है तो उनको कहिए चप्पल के साथ अपनी वीआईपी के पोस्ट को भी 5 मिनट के लिए बाहर छोड़ दीजिए, यहाँ आप सिर्फ रोगी है। मैं आपको डॉक्टर सुभाष साले की बात बताता हूँ, जो हमारे टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और अपोलो और फोर्टिज हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड हैं, और भारत के सीनियर मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो हमारे प्रोग्राम में ऑर्थोपेडिकल और आर्थराइटिक पेन मैनेजमेंट के उनके निर्देशन में चलता है। उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी के सर्जरी की टीम में हिस्सा लिया, तो वो पहले ऐसे भारत के चिकित्सक थे जिन्होंने अटल बिहारी को कहा आप चल नहीं पाओगे, सर्जरी तो सक्सेसफुल है लेकिन आप सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं हो। उसने कहा क्यों? बोला आप जब भी बुलाते हो मैं दौड़ा चलाता हूं क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जैसे ही आप घुटने पे हाथ रखते हैं अब आप मेरे रोगी हैं और आपको मेरा कहना मानना होगा। और उन्होंने कहना नहीं माना, सफलतापूर्वक सर्जरी भी असफल हो गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरा पैर, मैं तो भारत का प्रधानमंत्री हूं, मेरा पैर तो फिजियोथेरेपिस्ट चलाएगा। रोगी को खुद चलाना होगा। रोगी जब तक अपना ऊपर में प्रयास नहीं करेगा, दुनिया का कोई डॉक्टर उसको खड़ा नहीं कर सकता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे और कोई हो। तो ये कहानी उनको सुना देनी है कि रोगी हैं, आपका शरीर सिर्फ जानता है रोगी है, आप जानते हैं कि आप वीआईपी हैं, शरीर को नहीं पता कि आप वीआईपी हैं। इसलिए शरीर वही व्यवहार करेगा जो बाकी रोगियों के साथ करता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रोगी बन जाइए, तो आदमी मान जाता है। प्यार से बोलिए, उदाहरण देके बोलिए तो रोगी स्वीकार कर लेता है। नहीं तो रोगी क्या करता है, कान में मोबाइल लगाया हुआ तनतनाता हुआ दनदनाता हुआ आता है और कहता है बेड खाली है क्या, अच्छा मेरे को फटाफट फ्री करो। तो उसको कह दीजिए फटाफट फ्री होना है तो आप कल आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शरीर को चिकित्सा के लिए समय देना होगा। आप अभी बिजी है, जिस दिन इजी हो जाया चाहिए। बिजी रोगी का इलाज नहीं होता है। तब वो आराम से समझ जाएगा बात, वो मोबाइल बंद करेगा और बोलेगा ठीक है कौन से बेड पे लेटना है बोलिए। उसके बाद उनको बोलेंगे आधा घंटा हो गया, बोला नहीं नहीं 10 मिनट और दे दो, है टाइम है अभी मेरे पास, 10 मिनट एडजस्ट कर सकता हूँ। आपकी जिंदगी में भी ऐसे रोगी आएंगे, चिंता मत कीजिए। मेरे जिंदगी में आए हैं तो मैं कोई अकेला नहीं हूँ, आप और मैं एक जैसे ही हैं। किसी की जिंदगी में पहले आते हैं, किसी की जिंदगी में बाद में आते हैं। आएंगे वीआईपी पेशेंट भी आएंगे, जनरल पेशेंट भी आएंगे। रोगी का कपड़ा बदलना बड़ा जरूरी है। सेफ्टी बेल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो में हमने बताया, कल भी दिखाया। ये सेफ्टी बेल्ट को कान के आगे मत दीजिएगा, ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको पीछे दीजिएगा।
ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो प्राय क्या करते हैं लोग, इस रबड़ को और इस रबड़ को उलझा देते हैं। तो आप एक सिद्धांत बना लीजिए कि आपको कौन सा रबड़ बाद में लगाना है। अगर मास्क का लगा, पहले इसको लगा दीजिए, उसके बाद मास्क पहना दीजिए। तो पहले मास्क खोलिए फिर ये खोलिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो क्या होगा, इसमें ये उलझा देंगे। अगर बाई चांस आपने इसको पहले खोल दिया तो ये यहाँ उलझ जाएगा। तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये वाली चीज छोटी सी चीज है, लेकिन हमें गलतियां नहीं करनी। नहीं तो क्या, इस अफरा तफरी में ये दोनों अटक जाएगा, यहाँ हिल जाएगा। और चूंकि तब तक तो 20 मिनट बाद ये तो काफी जला हुआ होगा, तो उसका थोड़ा सा भी अगर राख सर पे गिर गया तो आदमी अपने बालों के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क रहता है। वो बालों के प्रति कुछ भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता है, चेहरे के प्रति बर्दाश्त नहीं करता। आप उसके पैर में कोई थोड़ा सा गड़बड़ कर दीजिए, वो मान जाएगा। लेकिन आपने अगर उसके चेहरे पे कुछ कर दिया, बालों पे कुछ कर दिया, पेशेंट आग बबूला हो जाएगा, असली रूप में आ जाएगा। जो प्यारी प्यारी दिख रही थी ना, वो एकदम असली काली माई के रूप में आ जाएगी। आपने ये क्या कर दिया। तो ध्यान रखिए, उनके असली चेहरे की तरफ नहीं जाइए, उनके नकली चेहरे को ही भोगते रहिए। उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट कीजिए और अपना काम कीजिए। फेस मास्क अब जरूरी है कोविड के टाइम में, तो आपके और उनके दोनों के चेहरे पे होना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि आप अपने क्लिनिक में हैं तो आप भी उनसे ले रहे हैं, तो रोगी के साथ साथ चिकित्सक को बहुत सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो मास्क का प्रयोग आप जरूर करेंगे। हमारे क्लिनिक में हम रोगी को बाहर के मास्क लेकर नहीं आने देते। मास्क में भी हमारे एक्यूपंक्चरिस्ट लोग बहुत नादानी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, रोगी जो बाहर से मास्क लेकर आया उसको पहन के आने देते नहीं, वो अपना मास्क, अपना चप्पल, अपना सामान क्लिनिक के बाहर रखता है, रूम में हम नहीं लाने देते। और बाहर उनको हाथ धोना पड़ता है साबुन से, उसके बाद हमारे चप्पल पहनना होता है। और होलसेल बाजार में 2.5 रुपए में मास्क मिल जाता है। तो 2.5 से 3 रुपए में सारे मास्क अवेलेबल है। एक पीस नया मास्क उसको दे दीजिए और जाते समय उनको बोलिए पहन के चले जाइए, हमें वापस नहीं चाहिए। वो मास्क लेके चला जाता है। तो 2.5 रुपए खर्च करना सीखिए। रोगी आपके क्लिनिक के अंदर आएगा तो उसको नया मास्क पहनना होगा और आप एकदम बिल्कुल मास्क पहनेंगे। और याद रखिएगा, एक दूसरी गलती चिकित्सक लोगों को मैंने करते देखा है। 50% चिकित्सक तो अपना हाथ धोते ही नहीं है, डायरेक्ट इलाज करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले खुद हाथ धोना सीखिए। लोग स्पिरिट लगा के हाथ साफ करके रोगी को देखना शुरू करते हैं, ये गलती मत कीजिए। साबुन ही सर्वश्रेष्ठ है, साबुन से हाथ धोइए। और तीसरी गलती 90% चिकित्सक लोग करते हैं, वो आप मत कीजिएगा। एक बेड से दूसरे बेड पे तुरंत चले जाते हैं और उनका इलाज चालू कर दे। जी नहीं, पहले बेड पर आपकी सफाई और दूसरे बेड पे फिर वापस सफाई। पहले बेड से दूसरे पे वो आप कहेंगे कि बार बार हाथ कौन धोएगा, तो सीधी सी बात है, एक ही टाइम में 10 पेशेंट का इलाज कर रहे हैं तो बार बार पैसे क्यों ले रहे हैं आप, सबसे पैसे क्यों ले रहे हैं। अगर सबसे पैसे ले रहे हैं तो सब पेशेंट की यूनिकनेस है और हर पेशेंट की हिफाजत आपका परम कर्तव्य है। और यह लीगल भी है, आप नहीं कर सकते। एक रोगी को हाथ लगाकर आप दूसरे रोगी को हाथ नहीं लगा सकते, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं आपको बता देता हूँ, किसी दिन मेडिकल लीगल कोर्स मेरे से कीजिएगा, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं। और आपके और हमारे बीच में सीधे 200 एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर वाले जेल क्यों गए। आपको तो बहुत लोगों की दास्तां मालूम होगी, नहीं होगी तो मैं आपको नाम लेके बता दूंगा कि कौन कौन से आदमी कितने कितने दिन कहाँ कहाँ रह कर आया है। तो सीधी सी बात है, गलतियां मत कीजिए। नसीब अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है, जब नसीब खराब होता है ना, तो कहावत है राजस्थान में कि ऊंट चढ़ा को भी कुत्ता काट लेता है और तन का कपड़ा भी बैरी हो जाता है। तो हर आदमी का नसीब चलता है, कभी न कभी कोई गलत रोगी मिल गया तो खाट खड़ी कर देगा। रोगी अच्छा और बुरा नहीं होता है, रोगी सिर्फ रोगी होता है, किस्मत होता है। किसी दिन आपकी किस्मत अच्छी होती है और किसी दिन वो डामाडोल रहती है। तो हमेशा अच्छे किस्मत में, अच्छे दिनों में बहुत अच्छे बन के रहिए, ताकि कभी गलत समय भी आया तो कोई आदमी आपके साथ गलत नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, एक रोगी को हाथ लगाने के बाद दूसरे रोगी पे जाएं तो आप वापस से सैनिटाइज होकर ही रोगी को हाथ लगाइएगा, क्योंकि आप एक संजीदा काम कर रहे हैं, आप चिकित्सक हैं। तो आपका व्यवहार और आचरण चिकित्सक जैसा होना चाहिए। तो फेस मास्क लगाने का भी तरीका मैंने बता दिया। हेयर क्लिप बैंड मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि मेरे क्लिनिक में भरे पड़े हैं, 100 से ज्यादा है। बहुत अच्छे अच्छे टाइप के लेते हो, बहुत औरतों को पसंद आता है तो हम गिफ्ट में देते थे, ले जाइए पहन लीजिए। और डबल रखते हैं हम, एक ही जैसा दो रखते हैं, क्योंकि एक काम नहीं आता, औरतें दो लगाती है तो हम दो दे देते हैं, सुंदर सुंदर चुन के लाते हैं। कभी बाजार जाते बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या भाभी जी के लिए ले रहे हो, जी नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारी भाभी जी आती है तो हम ले लेते हैं, क्योंकि मोक्सा में भी काम आता है। क्योंकि प्राय औरतें लेकर नहीं आती क्लिनिक में, तो इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये पीछे देखिए हमने यहाँ जूड़ा बांधा और जूड़ा बांध के क्लिप लगा दिया। इससे क्या होता है, पेशेंट भी सहज होता है और उसको लगता है कि आप कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी एक्यूपंक्चर के लायक आदमी है। और ये एक जरूरी है, यहाँ पर नियम से तो बिल्कुल बैंड बांधा जाता है, लेकिन हम यहाँ क्लिप लगा के काम कर लेते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री नहीं है, इंडिया है, इसलिए थोड़े में काम चला लीजिए। लेकिन कुछ कीजिए, ये खुले बाल में मॉक्सिबेशन और एक्यूपंक्चर में वो एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है।
सॉक्स इन विंटर में आप मोजे जरूर पहनाएंगे। क्या गर्मियों में पहनाना जरूरी है? जी नहीं, गर्मियों में चप्पल पहनेंगे तो भी चलेगा, मोजे से रिजल्ट अच्छा आता है। आजकल मोजे बहुत प्रकार के आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात है नहीं कि कौन से मोजे कैसे मोजे, सारों को पता है कैसे मोजे पहनने हैं। लोग अब अच्छे मोजे पहनने लग गए हैं, तो कोई भी साइज का मोजा चलेगा। पैर देखिए, मोजे का मकसद मैं रीजन बता देता हूँ। 99% क्लिनिक में या तो टाइल्स है या संगमरमर है, दोनों बहुत ठंडे हैं। और आपको बता दो संगमरमर कैसे बनता है। जब ये जितने जीवाश्म है, यानी जितने भी जानवर मरते हैं, उनके हड्डियां जमीन में दफन हो जाती है, लाखों साल बाद ये जीवाश्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये पत्थर में कन्वर्ट होते हैं, संगमरमर बनता है। और आपका हड्डी कहाँ सा है? ये हड्डी ही तो संगमरमर है। जब दोनों मिलता है ना, तो कहता है बेटा मैं तो मर चुका और तू मरने की राह पे है, और दोनों मिलकर रोते हैं, दर्द बढ़ जाता है। बात समझाने के लिए बोली है, हकीकत नहीं है। लेकिन संगमरमर पर पैर रखते ही दर्द बढ़ता है। इसलिए हमें संगमरमर की ठंडक से पैर को बचाना है, क्योंकि ठंडी बीमारी के रोगी तो आपके पास आए हैं। हड्डी का बीमारी ठंडी बीमारी, किडनी की बीमारी ठंडी बीमारी, दर्द की बीमारी ठंडी बीमारी, तो हमें तो गर्माहट चाहिए। तो ठंडी बीमारी का हमने गर्माहट जितना एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर और ऑक्सीडेशन से दिया, संगमरमर में पैर रखते तो गड़बड़ हो गया, इसलिए मोजा पहनाना जरूरी है। और हम वार्म रखते हैं, ऑक्सीडेशन में पेशेंट को वार्म रखना जरूरी है, तो मोजा उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए सर्दियों में ये जरूर दे, और गर्मियों में अगर नहीं भी देते हैं तो चलेगा, बस फर्श पे पैर मत रखने दीजिए। नी फोल्डिंग एट द क्रीज एट द कॉर्नर ऑफ द बेड, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, उसको ध्यान से देखिएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आप कंफर्टेबल ये चेयर नहीं लगाना चाहते तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको यहाँ पर देखिए, एक थोड़ा सा गैप है, ये जो नी है ये यहाँ पर लगा दीजिए, पूरा लगा दीजिए, और इनको पेशेंट को थोड़ा पीछे होने के लिए बैठ जाइए, तो पैर को भी यहाँ पर सहारा मिलेगा, और पेशेंट और पीछे हो जाएगा तो पीछे वाला दीवार पे भी इसको आराम से बैठने का मौका मिलेगा। इसलिए घुटना को ऊपर करके बैठेंगे तो कमर में दर्द बढ़ जाएगा। अगर आपने ये बहुत देर, क्योंकि ये लंबा पेशेंट है इसलिए मैंने इस पर ये एग्जांपल दिया, लेकिन आम तौर पे लंबे पेशेंट कोई जरूरी नहीं आपके पास आएंगे, और कोई जरूरी नहीं आप चेयर देके बैठाएंगे। 90% पेशेंट नीचे पैर लटका के ही बैठेंगे, तो वहां पर ध्यान रखना है कि नीचे में पैर बैठा के इसकी पैर की दूरी को थोड़ा कम करके पीछे की तरफ खसका देंगे, पेशेंट को जाएंगे क्या, बटक्स और ये हिस्सा पूरा का पूरा थाई का हिस्सा ये बेड पे लगा होना चाहिए। ये अगर ऊपर होगा तो दर्द बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। ठीक है, और आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट देकर रोगी का दर्द क्यों बढ़ गया। तो अब बात है कि इस तस्वीर में 12 मुख्य बातों का ख्याल रखा गया, पर 2 जानकारी का सही उपयोग नहीं किया गया है। तो वो आप ध्यान दीजिए कि वो 2 जानकारियां कौन सी थी, वो मैं आपको बता चुका हूं। कि अब इसमें जो 2 मुख्य बात है जिस पर आपका ध्यान नहीं गया, जिसमें मैंने इंडिकेशन दिया कि तौलिया तो दे दिया गया है, मुझे तौलिया नहीं चाहिए, मुझे डबल लॉक चाहिए। ये डबल लॉक नहीं है। अगर आपको डबल लॉक नहीं लगाना आता है तो इस तौलिया को आगे से पीछे की तरफ दे दीजिए। ये तौलिया समझ लीजिए यहाँ है, इसको हमने ऐसे करके दे दिया। ये जो पीछे से आया हुआ है, देखिए ये तौलिया कहाँ से आया, यहाँ से ऐसे उठाया गया है। ठीक है, ये ऐसे गया इधर की तरफ और इधर से इधर आया। आपको क्या करना है, यही तौलिया को क्या करना है, सामने की तरफ से लेके ऐसे डाल देना है, और ये गर्दन की तरफ से इसको ऊंचा उठा देना है, तो ये डबल लॉक हो जाएगा। अगर आपसे डबल लॉक लगाने में दिक्कत होता है क्योंकि पीछे जगह नहीं होता है, आपकी साइज नाटा है, पेशेंट लंबा है, तो आप उसको चुनरी की तरह लगा दीजिए, तो वो डबल लॉक जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये हिस्सा में कोई भी चीज गया हुआ नहीं चाहिए, इसलिए डबल लॉक लगा रहे हैं। इसलिए तौलिया ओढ़ाना फैशन के रूप में नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात थी जिस पे आप लोगों का ध्यान नहीं गया था, वो जाना जरूरी है। और इसके वीडियो अब आप ध्यान से देखिए, इसके वीडियो हमने आपको बाहर डिटेल में दिए हैं, इसलिए मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि वो सारे वीडियो आपको देखने हैं। वुडन बॉक्स रोलर मॉक्सिबेशन में भी है, और वुडन बॉक्स में भी है, टाइगर वार्म में भी है, तीनों में यह है, तो तीनों को आप ध्यान से देखिए। तो आप सबका लाइफ विद खंडेलवाल इनिशिएटिव में बहुत बहुत आभार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दृष्टि विकसित हुई होगी। हम बीच बीच में बहुत सारे फ्री के भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, तो आपको अगर फ्री में वीडियो चाहिए या हमारे किसी प्रोग्राम में जुड़ना है, तो पूरे साल भर में बीच बीच में हम इस टाइप के फ्री प्रोग्राम करते रहते हैं। पेड प्रोग्राम का ही हिस्सा होते हैं, हम फ्री बोलते हैं। हम हर पेड प्रोग्राम का कुछ हिस्सा, जैसे आदमी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान देता है, वैसे ही हम पेड के कुछ प्रोग्राम लोगों के लिए ऑफर में दे देते हैं भाईचारे के रूप में। तो वो अगर आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो आप लोग लिख लीजिए 9435021306। इस व्हाट्सएप पे आप अपना नाम,
प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन लिख कर भेज दीजिए। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेंगे। जब भी हम किसी भी फ्री क्लास का आयोजन करेंगे तो हम आपको उसकी सूचना दे देंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं हमारी पूरी टीम की तरफ से, डॉक्टर सुभाष शाल्या भारत की तरफ से, जेनी रेनेगा अमेरिका की तरफ से, मारिया यूएसए से, अमुता इवान रेनेगा मार्कोडो पेरू की तरफ से, लिलीबेथ बर्गस कोलंबिया से, संगीता सानी इंडिया से, और मैं मनोज खंडेलवाल आपके पास से। तो हम सब की तरफ से आपका बहुत आभार। हमारे पास जो फोन नंबर है वह है 7002506486 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है वह है 9435021306। व्हाट्सएप नंबर पे फोन ना करें, इस पे फोन की सुविधा नहीं है। और 7002506486 ये सिर्फ कॉल सुविधा, इस पे व्हाट्सएप नंबर नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, प्राय लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करते हैं तो उनको जवाब नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे हम जवाब नहीं देते। हम 24 घंटे के अंदर जवाब दे देते हैं। इस पे कॉल करें और व्हाट्सएप पे सिर्फ व्हाट्सएप करें, दोनों पे वाइस वर्सा ना करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब ये प्रोग्राम को यहाँ हम रोकते हैं और लेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर।